नमस्कार विद्यार्थियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 मार्च को कल सेट का एग्जाम संपन्न हो चुका है। इसी क्रम में आज की इस वीडियो में मैं इतिहास विषय से संबंधित सभी 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन आपके बीच लेकर आया हूँ। टाइम जरूर थोड़ा सा लग गया है क्योंकि 5-6 प्रश्न ऐसे थे जिनके संदर्भ में मुझे भी रिसर्च करनी पड़ी ताकि विद्यार्थियों के पास जो है वो सही उत्तर जा सके। तो अगर आपने ये वीडियो 10-15 मिनट का जो वीडियो मैं आपके पास सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपने देख लिया है तो ये मानकर चलिए कि मैंने अपना 100% जो प्रयास किया है सभी प्रश्नों का सही उत्तर बताने में। हालांकि काफी प्रश्न ऐसे भी हैं जो निश्चित रूप से डिलीट भी होंगे, तो सभी आपको जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। चैनल पर अब तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए आज की वीडियो, जिसके अंतर्गत हम हिस्ट्री के समस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे और आपको जो है वो कट ऑफ के बारे में भी बहुत हद तक सही जानकारी मेरे द्वारा प्रदान किए जाने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि वीरजी वोरा कौन थे। तो वीरजी वोरा जो थे वो व्यापारी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। सूरत के व्यापारी थे, ये बहुत बड़े व्यापारी थे जिनका मुगल काल में आपको नाम निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप मुगल काल का वाणिज्य अर्थव्यवस्था पढ़ोगे तो इस व्यक्ति का नाम आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी। दूसरा प्रश्न जो है वो था कि शासकों का राज्याभिषेक से संबंधित सवाल आया था। उसमें देखिए 2 ऑप्शन सही हैं। बाबर का 1526 में राज्याभिषेक हुआ था और अकबर का 1556 में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबर ने 1526 से 1530 तक शासन किया था और अकबर ने 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा औरंगजेब 1663, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। 1658 में वो राज्याभिषेक हुआ था उसका। और जहांगीर का जो है 1613 दे रखा है, ये भी गलत है। जहांगीर का राज्याभिषेक 1605 में हुआ था। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी नंबर, केवल 1 व 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र जोड़ी का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है। तो अमीर खुसरो ने जो है वो सितार और तबला वाद्य यंत्र का जो है वो आविष्कार किया था। तो इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलादुल नबी, मिलादुल नबी त्योहार जिसको 12 वफात कहा जाता है, ये किससे जुड़ा हुआ है। ये पैगंबर मोहम्मद के जन्म से जुड़ा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा जो उत्सव माना जाता है वो माना जाता है 12 वफात। तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है वो मिलान करने वाला था। एक तरफ जो है आपको संस्थापकों के नाम दिए हुए थे, दूसरी तरफ दार्शनिक स्कूल। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें अगर आपको पता है कि माधवाचार्य जो थे वो द्वैतवाद के संस्थापक थे और शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के थे, रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्टाद्वैतवाद के थे और निम्बार्काचार्य थे द्वैतवाद के। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में अबुल फजल ने सूफीवाद के कितने सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो काफी विद्यार्थियों के इस प्रश्न में डाउट आ रहा है। तो देखिए, आपको एग्जैक्ट उत्तर बताया जा रहा है कि आईने अकबरी जो ग्रंथ है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था और इसमें अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। तो 14 जो सिलसिले हैं वो सही उत्तर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको प्रश्न पूरी तरह से पढ़ लेना है कि अनुयायी है या नहीं है। तो देखिए, निर्गुण संप्रदाय के अनुयायियों में कबीरदास जी का नाम मुख्य रूप से आता है, गुरु नानक जी का नाम आता है, नामदेव जो महाराष्ट्र के संत हुए हैं वो भी जो है निर्गुण भक्ति के थे। यहाँ पर सूरदास उत्तर आएगा क्योंकि सूरदास जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में थे और ये सगुण भक्ति के जो है वो संत माने जाते हैं। तो उत्तर आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन, सूरदास। अगला जो है प्रश्न है वो है दास्तान-ए अमीर हमजा। दास्तान-ए अमीर हमजा, इसमें भी देखिए काफी विद्यार्थियों में जो है इसके संदर्भ में थोड़ा सा संशय है, तो आप क्लियर देख लीजिए एकदम। दास्तान-ए हमजा जो है वो कहानियों की एक किताब है। हालांकि इसमें विभिन्न चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं वो अलग बात है, लेकिन ये जो है वो अमीर हमजा की दास्तान पर आधारित है और कहानियों की एक किताब है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 पहाड़ी चित्रकला शैलियां कौन सी हैं। तो पहाड़ी चित्रकला शैलियां आप सभी जानते हैं, बसोली और कांगड़ा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकाल में महाराष्ट्र के शिल्पकारों को क्या कहा जाता था। तो महाराष्ट्र के शिल्पकारों को कहा जाता था बलूतदार।
बाजार कहा जाता था महाराष्ट्र के शिल्पकारों का। ए नंबर ऑप्शन सही है। 14वीं शताब्दी के कश्मीरी संत कवि लाल देव, जिसको ललेश्वरी के नाम से जाना जाता है, वो किसके भक्त थे? तो ये थे भगवान शिव के भक्त। मियां तानसेन का पूरा नाम, कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न आता है। तानसेन जो अकबर के दरबारी नौरत्नों में शामिल था, इसका नाम था राम तनु पांडे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जनरल महाराजा राज सिंह रणजीत सिंह की फौज खास के सदस्य थे? तो देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है ये निश्चित रूप से डिलीट होगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जहां तक मैंने रिसर्च की है, बेंसी टार्ट जो था वो इस फौज खास का सदस्य नहीं था। और वैसे भी जो ये जो क्रम है उसके अंतर्गत ये जो है ऑप्शंस जो है थोड़े सेट नहीं हो रहे हैं, तो इसको आप डिलीट मानकर चल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमिक अनुक्रम में लिखिए। तो देखिए आपको पता है लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो राज्य हड़पन की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो उसी क्रम में जो है सबसे पहले आपको पता है कि सतारा का विलय सबसे पहले किया गया था 1848 में। तो ये तो आपको पता चल गया कि सबसे पहला जो ऑप्शन आएगा वो एक आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो दूसरा जो है उसमें आएगा बघाट का विलय, तीसरे नंबर पे आएगा झांसी का विलय 1853 में हुआ था, और उसके बाद में हुआ था नागपुर का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 4 2 3। अगला प्रश्न है, 1839 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो रणजीत सिंह का पुत्र जो उत्तराधिकारी बना था वो खड़ग सिंह था। अगला है, किस अधिनियम द्वारा चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार बंद कर दिया गया था? तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य सीधा है भारतीय भाषाओं और क्लासिक के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, टू इनकरेज द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस एंड क्लासिक्स, ये था इसका मूलभूत उद्देश्य। अगला देखिए जो है वो अकाल आयोगों के संदर्भ में प्रश्न था। ये 3 आयोग आपको दे रखे थे, और इसमें भी देखो एकदम सीधी सी है। अगर किसी विद्यार्थी को ये पता है कि सबसे पहला अकाल जो आयोग था वो था स्ट्रेची आयोग, तो जिस विद्यार्थी को ये पता है तो उसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 3 नंबर आ रहा है। तो देखो स्ट्रेची आयोग 1880 में गठित किया गया था ये, और लॉयल आयोग जो था वो 1897 में गठित हुआ था, और मैकडॉनल्ड आयोग जो है वो 1900 ईस्वी में। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 2 1। अगला जो है वो 1857 की क्रांति से संबंधित है। एक तरफ जो नेताओं के नाम है और दूसरी तरफ उनके नेतृत्व स्थानों के नाम है। तो ये देखो एकदम सिंपल सवाल था। कुंवर सिंह का जो संबंध था वो जगदीशपुर बिहार का था, जगदीशपुर बिहार के जमींदार थे ये। खान बहादुर खां जो है इनका जो संबंध था वो बरेली से था। बहादुर शाह जफर आपको पता है मुगल बादशाह थे, उन्होंने नेतृत्व किया था इस पूरी क्रांति का, उनका संबंध दिल्ली के अंदर से था। और हजरत महल का जो संबंध है वो लखनऊ से है। तो इसमें 4 जो नंबर ऑप्शन है, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 2 1 4 और 3। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये बहुत इजी प्रश्न है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में वैधानिक सिविल सेवा शुरू कब की गई? तो सिविल सेवा जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1878 ईस्वी में, लॉर्ड लिटन के काल में। तो ये जो प्रश्न है ये भी विवादित है, ये डिलीट होगा निश्चित रूप से। एक प्रश्न पहले छूट गया अपना, किसके कार्यकाल में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना हुई? तो पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना शायद 1853 या 1854 में हुई थी। उस समय जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो निश्चित रूप से डलहौजी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए इसके बाद में निम्नलिखित जनजातीय आंदोलनों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो प्रश्न है ये भी डिलीट होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 4 विद्रोह दे रखे थे, रामोसी विद्रोह, चुवार विद्रोह, संथाल विद्रोह, खासी विद्रोह। अब इनका जो सही क्रम बताना है कि सबसे पहले कौन सा विद्रोह चालू हुआ, उसके बाद में कौन सा हुआ। तो इसमें क्रम जो है वो चारों ही ऑप्शनों में गलत है। सबसे पहले चुवार विद्रोह आएगा 2 नंबर, फिर उसके बाद में 1 नंबर आएगा रामोसी विद्रोह, फिर उसके बाद में 3 नंबर पे आएगा खासी विद्रोह, 4 नंबर पे आएगा संथाल विद्रोह। तो इस तरह का क्रम अपन को दे ही रखा, तो ये डिलीट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने उच्च शिक्षा पर विचार नहीं किया? देखिए ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कमीशन था जिसने हायर एजुकेशन पर विचार नहीं किया। तो इसके अंदर उत्तर आएगा हार्टोग आयोग। हार्टोग आयोग जो है उसका गठन 1929 में किया गया था, ये केवल प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। तो इसमें जो है उच्च शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं किया गया। बी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला है, निम्नलिखित सामाजिक सुधार आंदोलनों को कालक्रम में रखें। तो देखो सबसे पहले जो है वो भावी आंदोलन आ जाएगा,
उसके बाद में ब्रह्म समाज आ जाएगा, उसके बाद में जो है पारसी सुधार आंदोलन, और सबसे लास्ट में आएगा आर्य समाज। आर्य समाज सबसे आखिरी में था 1875 में, और ब्रह्म समाज 1828 में। तो इसमें उत्तर नंबर 1 आ जाएगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ज्योतिबा फुले की कृति नहीं है? देखो इसके बारे में भी बहुत ज्यादा विवाद है, क्योंकि ये जो चारों जो पुस्तकें हैं वो ज्योतिबा फुले की ही पुस्तकें बताई जा रही हैं। हालांकि इसके बारे में पूरी तरह से मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ये प्रश्न डिलीट होने की पूरी संभावना पर है, 100% डिलीट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कब कानून बनाया? तो ये लॉर्ड लिटन के टाइम पर बना था 1879 में। सही उत्तर आ जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ब्रिटिश भारत में उद्योगों की सुरक्षा की नीति किस वर्ष लागू की गई? तो उद्योगों की सुरक्षा की नीति जो है वो 1920 और 30 के दशक के बीच में हुई थी। तो देखो आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं 20 और 30 के बीच में एक ही ऑप्शन है 1923, बाकी तो 1941 है, 1931 है, 1935 है, तो हो ही नहीं सकते उत्तर। तो इस आधार पर इसका उत्तर होगा 1923 ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, आपको लेखकों के नाम देखे, पुस्तकों के नाम देखे, एकदम सरल प्रश्न है। रविंद्रनाथ टैगोर को आप मिला दो किससे? गीतांजलि से मिला दो। दीनबंधु मित्र जो है वो नील दर्पण के रचयिता थे। बंकिम चंद्र चटर्जी जो थे वो आनंद मठ के थे, और माइकल मधुसूदन दत्ता इन्होंने लिखी थी पुस्तक पद्मावती। तो इसमें उत्तर हो जाएगा बी नंबर 4 3 2 1। अगला है, निम्नलिखित में से कौन पारसी सुधारक नहीं है? तो पारसी सुधारक देखो नौरोजी फरदून जी भी थे, दादाभाई नौरोजी भी पर्शियन थे, आर के कामा भी पर्शियन थे। उत्तर आ जाएगा अब्राहम अलकाजी, डी नंबर ऑप्शन सही है। अब अगला है, समाचार पत्र अधिनियमों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो है ये भी सही ऑप्शन नहीं दे रखे हैं इसके अंदर। हालांकि ये प्रश्न गलत नहीं है, ये सारे अधिनियम भी थे, लेकिन जो इनका चालू होने का जो वर्ष है वो किसी भी ऑप्शन में सही सेट नहीं हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से डिलीट होगा। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब अस्तित्व में आया? तो 1920 में ये ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कई एग्जाम में शॉर्ट रूप में भी पूछा जाता है AITUC। अगला प्रश्न है, दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम धन निकासी का सिद्धांत किस पत्र में प्रस्तुत किया? देखिए यहाँ पर विद्यार्थियों को कंफ्यूज नहीं होना है। ज्यादातर विद्यार्थी जो है वो बता रहे हैं ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो आपको बता दूं ये लाला जो है दादाभाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न में आपको पत्र पूछा गया है, तो पत्र जो है वो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। तो 2 नंबर जो उत्तर होगा वो एकदम सही होगा, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा में विश्वास करता था? तो देखिए न तो आर्य समाज करता था, न ब्रह्म समाज करता था, न प्रार्थना समाज, और न ही रामकृष्ण मिशन इस मत को पूरी तरह से मानते थे। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो डिलीट होगा, क्योंकि कोई भी सही ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह, दक्कन के दंगे और मोगला विद्रोह किससे संबंधित हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो है वो स्थानीय विद्रोह की श्रेणी में भी आ सकते हैं, ये सुधार आंदोलनों की श्रेणी में भी आ सकते हैं, राष्ट्रवादी विद्रोह भी की श्रेणी में भी आ सकते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक जो जवाब है वो है किसान आंदोलन। ये मोगला जो है, मोगला आप सभी जानते हैं, मोगला किसान आंदोलन। अगला सुमेलित करने वाला था, तो आप देखिए 1856 को आप सुमेलित करेंगे, किससे करेंगे आप इसको सुमेलित? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। 1929 में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम लाया गया था, 1872 में मूल विवाह अधिनियम लाया गया था, और 1829 में सती प्रथा को जो है वो अवैध घोषित कर दिया गया था। तो ऑप्शन आ जाएगा सी 3 1 4 2। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन में क्या महत्वपूर्ण योगदान था? देखिए पढ़ने पर आपको सभी उत्तर सही लगेंगे, लेकिन सबसे सही जवाब जो है कि वह यह जो आंदोलन था ये मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाया। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा, यह मुसलमानों को राष्ट्रवादी आंदोलन में लाया। अगला प्रश्न जो है, करो या मरो का नारा आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, बहुत सरल है, ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब भारत ने 1954 में चीन के साथ पंचशील के सिद्धांतों की घोषणा की। इस सिद्धांतों में कौन सा शामिल नहीं था? तो देखिए कभी भी यहाँ पर जो समझौता हुआ था पंचशील का, उसमें समाजवाद की बात तो कभी करी नहीं गई। तो सीधा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवाद का प्रोत्साहन। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किस एक को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखो इसके अंदर थोड़ा सा विवाद है, अब बोर्ड क्या मानता है इसको उत्तर जो है, भाषण यूनिवर्सिटी इसका उत्तर क्या मानती है? तो इसमें ए और डी
दोनों लगभग सही है। तो ये आप देख लीजिएगा, इसको आप फाइनल तभी मान लीजिएगा जब आपको उत्तर तालिका प्रस्तुत की जाएगी। वैसे मैं मेरे हिसाब से बताऊं तो इसके अंदर जो है 4 नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस रियासत के विरुद्ध अभियान को ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया? तो ये हैदराबाद है, ये भी सरल सवाल है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सी पुस्तक ओसवाल्ड स्पेंगलर के द्वारा लिखी गई थी? तो इसमें सही जवाब होगा द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, डी नंबर ऑप्शन। अब देखिए ये इतिहास से संबंधित एक परिभाषा पूछी गई थी, तो ये परिभाषा है कॉलिंग वुड की। अगला प्रश्न जो है वो भी इसी के संदर्भ में आया है, रेंके के संदर्भ में है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। रेंके का मानना था कि इतिहास लेखन के लिए दस्तावेज उपलब्ध न होने पर ऐतिहासिक कल्पना का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो है ये सही नहीं है, तो इसमें यही पूछा गया कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो सी नंबर कथन सही नहीं है। अगला देखिए जो है इतिहासकारों की परिभाषाएं दी गई थी, उसके अंदर ए नंबर ऑप्शन सही है, 2 1 3 4। अगला प्रश्न, इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो क्रॉस से संबंधित है? तो सभी इतिहास समकालीन इतिहास हैं, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इस जर्मन शब्द ग्रेसी, इसका जो है वो अर्थ पूछा जाता, ग्रेसी चटे जो है वो इसको कहा जाता था जो घटित हो चुका है। अपन जैसे बोलते हैं इंग्लिश में हैपेंड या अकर्ड, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन घटित हुआ। अगला है, हसीद के आयु चक्र सिद्धांत में बताए गए निम्नलिखित युगों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 आएगा, 3 4 1 2। अगला इतिहास के मार्क्सवादी दर्शन, इसमें जो है सही उत्तर 2 नंबर आएगा, आर्थिक संबंध है इसका। आर्नोल्ड टॉयनबी के द्वारा धन की किन विधियों का उपयोग किया गया है? तो ये ऐतिहासिक विधि आप सभी जानते हैं, टॉयनबी के द्वारा हिस्टोरिकल जो मेथड है वो बताया गया था। सेंट ऑगस्टिन का कौन सा कार्य ईसाई धर्म की भूमिका के समर्थन में है? तो द सिटी ऑफ गॉड। अगला प्रश्न देखो, संस्कृतियों के संदर्भ में था, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्य सभ्यता आप सभी जानते हैं राजस्थान की उदयपुर की है, इसमें दे रखा है मध्य प्रदेश, तो ये गलत हो जाएगा, सही जवाब डी हो जाएगा। ऋग्वेद के अनुसार हिमालय का मुजवन शिखर, तो मुजवन जो शिखर था वो सोमरस के लिए प्रसिद्ध था, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो है वेदों के उपवेद के बारे में पूछा गया था, कौन कौन से उपवेद हैं? तो देखो गंधर्व वेद, शिल्प वेद, आयुर्वेद और धनुर्वेद, ये चारों के चारों सही हैं। आयुर्वेद आपको पता है जो है वो ऋग्वेद का है, धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद का है, और जो शिल्प वेद जो है वो इसका जो लास्ट जो है अथर्ववेद का है, और गंधर्व वेद जो है वो सामवेद का है। बाकी जो शिक्षा और ज्योतिष दे रखे हैं ये तो वेदांग है, जो 6 वेदांग हैं उनमें शामिल होते हैं, तो उत्तर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, और ऑप्शन है सी डी ई ओ एफ, ये सही है। अगला जो प्रश्न है वो निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसके अंदर देखिए विकल्प नंबर 2 जो है वो सही होगा, 1 2 और 3 सही है, क्योंकि इसमें चौथा जो है वो गलत है कि ऋग्वेद में शूद्र शब्द कई बार आया है, बिल्कुल भी नहीं आया कई बार, केवल 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। अब अगला जो है वो देखिए थोड़ा सा महाजनपदों की राजधानी के संदर्भ में प्रश्न था, तो बिल्कुल सरल प्रश्न था। अंग की राजधानी चंपा थी, कौशल की श्रावस्ती थी, सूरसेन की मथुरा और वत्स की कौशाम्बी। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 4 2 3 1। अगला प्रश्न है, खुदाई में मिली मोहरों पर हड़प्पा के लोगों द्वारा किस देवता की पूजा करने का संकेत मिला है? तो आप सभी जानते हैं प्रकृति की पूजा करते थे, पशुपति शिव की पूजा करते थे, तो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त हुआ? तो ऋजुपालिका नदी, बी नंबर ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी 3 श्रोताग्नि वैदिक अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली 3 पवित्र अग्नियों में शामिल नहीं है? ये थोड़ा सा टफ लेवल का प्रश्न है, लेकिन फिर भी एनटीए एग्जाम में पहले आया हुआ है यूजीसी नेट में, तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा पूर्वांगी, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। मानव इतिहास में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? सभी विद्यार्थी जानते हैं तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। बुद्ध के समकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण के बाद के चार्वाक स्कूल के समान दिखाई देता है? तो इसमें उत्तर नंबर ए आएगा, बिल्कुल सही है, अजीता केस कम्बलिन, ये बिल्कुल सही जवाब है इसका, ए नंबर ऑप्शन। तबकाती अकबरी को कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, ए नंबर ऑप्शन। अगला देखिए पुष्यमित्र शुंग से संबंधित जो है 4 कथन दिए गए थे, तो उसके अंदर देखिए आपको क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए 2 कथन जो हैं
पहला जैसे है पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक की हत्या कर दी। तो आप सभी जानते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम शासक भृद्रथ था और उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये गलत है, यहाँ पर उसकी हत्या नहीं की थी, उसको पद से हटा दिया गया था और उसके स्थान पर मौर्य समाज के वंश के स्थान पर शुंग वंश की स्थापना कर दी गई थी। तो एक तो वैसी सही नहीं है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार पुष्यमित्र ने बौद्धों को मार डाला और उनके अनेक मठों को नष्ट कर दिया। तो ये भी ऐसा भी कुछ सुनने को नहीं मिलता है कि उसने बौद्धों की हत्या कर दी हो। लेकिन सी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था और आपको पता है पतंजलि को उसका प्रधान पुरोहित भी बनाया था और उन्होंने वैदिक प्रथाओं को जो है वो पुनर्स्थापित किया। तो सी और डी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है तृतीय बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये भी एकदम सिंपल सवाल है, मोगलीपुत्र तिष्य ने की थी, जो तीसरी बौद्ध समिति थी, पाटलिपुत्र में बुलाई हुई थी अशोक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है हम एक दार्शनिक बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं भेज सकते, ये वेद दुरुपयोग है, ये कथन किसने किसके लिए कहे? तो देखो ये आपको पता होगा कि जो मौर्य वंश का शासक था बिंदुसार, उसने जो है वो 4 वस्त्रें मंगाई थी सीरिया के शासक एंटियोकस से, लेकिन दार्शनिक भेजने उसने मना कर दिया कि ये हमारे जो है वो सिद्धांतों के विरुद्ध है, दार्शनिक नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। एंटियोकस से कही थी ये बात बिंदुसार के लिए। अगला है जो मंदिरों के संदर्भ में प्रश्न था, इसमें देखिए विद्यार्थियों डी नंबर ऑप्शन सही आएगा, 2 1 4 3। अगला प्रश्न फिर देखिए वरामिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, मतलब सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद में कौन हुआ, तो ये व्यवस्थित जचाना था आपको। तो इसमें देखिए सबसे पहले आर्यभट्ट आएगा, उसके बाद में वरामिहिर, उसके बाद में ब्रह्मगुप्त और सबसे लास्ट में भास्कर। तो बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, 3 1 4 2। अगला प्रश्न है कार्ले के विलेख में बौद्ध भिक्षुओं को कराजी का ग्राम प्रदान करने का उल्लेख किस शासक के संदर्भ में मिलता है? तो गौतमीपुत्र जो सातकर्णी था उसने बौद्ध भिक्षुओं को ये ग्राम प्रदान किया था जिसका नाम था कराजी का। कई बार परीक्षाओं में आ चुका है पहले प्रश्न। निम्नलिखित में से संगम युग में लिखी गई प्रसिद्ध व्याकरण, तो व्याकरण जो थी वो तोलकपियम थी, जो तोलकपियर के द्वारा लिखी गई थी। बी नंबर ऑप्शन सही है। अब कौन सी कृति नाटक नहीं है? तो देखो अश्वघोष ने लिखा है सारीपुत्र प्रकरण, ये भी नाटक है। भास ने लिखा है स्वप्नवासुदेवता, तो ये भी एक नाटक है। शूद्रक ने मृच्छकटिकम लिखा है, ये भी एक नाटक है। लेकिन वसुमित्र ने जो अर्धशतकम लिखा है ये नाटक नहीं है, ये ग्रंथ है। अगला है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसके अंदर जो है वो बी नंबर ऑप्शन सही है, हर्ष ने विक्रमशिला में बौद्ध मठ की स्थापना की, तो ये जो है वो कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न मंदिरों के संदर्भ में आया कि पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित कौन सा मंदिर माना जाता है? तो कैलाशनाथ का जो मंदिर है कांची, ये सही जवाब है, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारतीय राज्य के शासकों की ओर संकेत करता है? तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही है, जयपाल, फतेह दाऊद और महिपाल। जयपाल आपको पता ही है कि हिंदू शाही वंश इसमें ही सबसे पहले आक्रमण किया था 1001 में, तो यहाँ का शासक था। फतेह दाऊद जो है वो मुल्तान का शासक था और महिपाल ये पाल वंश का शासक था उस समय। अगला तो इसमें उत्तर आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला चोल शासक राजेंद्र प्रथम के बारे में जो प्रश्न है इसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, डी है 4। अगला प्रश्न देखो 948-49 में हुए तक्कोलम का युद्ध के परिणाम पूछे। इसमें युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? राष्ट्रकूटों ने चोलों को हरा दिया था, ये इसका सीधा परिणाम था। कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया? अब देखिए साथियों 950 से लेकर 1003 ईस्वी तक इसने शासन किया था, तो आप खुद समझदार हैं। 950 से शासन किया मतलब कौन सी शताब्दी हो गई? 10वीं शताब्दी हो गई, बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शासक का दरबार न्याय दर्शन के विख्यात विद्वान प्रभास की उपस्थिति से सुशोभित था? तो ये जो प्रश्न है ये डिलीट होगा क्योंकि चारों ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न जो है सुमेलित करने वाला दिया गया था, राजधानी संबंध आप सबने सही कर दिया हुआ निश्चित रूप से। तो देखो इसके अंदर प्रतिहार है, तो प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। आपको पता है त्रिपक्षीय संघर्ष चला था, उसमें कन्नौज पर अधिकार लास्ट में प्रतिहारों का हुआ था। चालुक्य जो है चालुक्यों की राजधानी अनिलवाड़ थी। चौहानों की राजधानी जो थी वो स्वर्ण चंद्रावती थी। और इसके अलावा एक ऑप्शन और बच गया, तो इसमें कुल मिला के जो है सारी जो आप मिलान करोगे तो बी नंबर ऑप्शन सही बैठेगा, 4 3 1 2। अगला प्रश्न है प्रारंभिक मध्यकाल में दहल किसका क्षेत्र था? तो ये देखिए इसमें सही उत्तर आएगा कलचुरियों का क्षेत्र था दहल। अगला प्रश्न है मणिग्रामम शब्द का क्या अर्थ है? तो व्यापारियों का जो संघ होता था उसको बोला जाता था मणिग्रामम। मणि का मतलब व्यापारी। सामंती व्यवस्था की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो देखो
ज्यादातर परीक्षाओं में ये दो ऑप्शन तो दिए जाते हैं। एक तो जो है वो है मन सोल्लास, इसमें जानकारी मिलती है आपको संबंधी व्यवस्था की। इसके अलावा मंसार में भी जानकारी मिलती है, प्रबंध चिंतामणि में भी मिलती है जो मेरुतक के द्वारा लिखा गया है, और अपराजित परीक्षा में भी जानकारी मिलती है। तो डी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा, चारों सही है। अब अगला जो है मुगल काल की पुस्तकें और लेखक है, तो देखो ताजुल मासिर जो है वो हसन निजामी के द्वारा लिखी गई है, तारीखे यामिनी जो है वो उतबी के द्वारा लिखी गई है, तबकाते नासरी जो है वो मिनाजुल सिराज के द्वारा लिखी गई है, और फुतुह अल सलातिन जो है वो लिखी गई है अबू मलिक इसारी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा ए, 4 2 1 3। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक का सांकेतिक मुद्रा शुरू करने का प्रयोग मुख्य रूप से किसके कारण विफल हो गया? आप सभी जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्यकाल में जितनी 5 योजनाएं चलाई वो सारी असफल ली, ठीक है। तो अभिनव योजनाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता है सुल्तान को। तो ये सांकेतिक मुद्रा चलाने का जो प्रोग्राम था ये कल क्यों हुआ? तो इसका सीधा सा उत्तर आएगा नकली सिक्कों की बड़े पैमाने पर जो है वो ढलाई होने के कारण हो गई थी। तो बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैन मूर्तियों की शिक्षा के प्रभाव के रूप में अकबर द्वारा जारी फरमान कौन से थे? तो देखो इसके अंदर जो सही उत्तर जो आएगा वो सी नंबर ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आएगा। जानवरों का वध 1 वर्ष से अधिक दिनों के लिए प्रतिबंधित था। अगला प्रश्न देखिए, आपको तुलु वंश के शासकों का जो है वो क्रम निर्धारित करना था। तो ये जो प्रश्न है ये भी डिलीट होने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो सरे नौबत ये गलत है, इसमें दे रखा था वित्त मंत्री, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है बहमनी साम्राज्य का विभाजन हुआ महमूद शाह की मृत्यु के बाद में, तो किन किन भागों में हुआ? तो ए नंबर ऑप्शन सही आएगा, इसमें बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बिदर। अगला प्रश्न जो है अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम है जिसमें उसने दिल्ली शहर का रोचक वर्णन किया है, तो वो है किरण उस सादेन, ये पुस्तक है इससे संबंधित। ए नंबर ऑप्शन सही है। और इस्लामी सिद्धांतों पर निर्मित होने वाली पहली भारतीय संरचना किसको कहा जाता है? ये अलाई दरवाजा 1311 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था इसको। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो कथन और कारण का है तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला जो प्रश्न आया पुरंदर की संधि, ये भी निश्चित रूप से डिलीट होगा क्योंकि 1665 में हुई थी शिवाजी और औरंगजेब के मध्य पुरंदर की संधि, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आसपास ही नहीं है, तो ये डिलीट होगा। मुगल प्रशासन में मीर बख्शी कौन था? तो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी होता था, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसानों पर सिंचाई कर लगाने वाला पहला मध्यकालीन सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रचलित टंका किससे बना होता था? तो चांदी का। एक इसने चलाई थी जीतल जो तांबे की थी, तो टंका पूछा गया तो चांदी उत्तर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में किसने दरों की किसान अनुसूची तैयार की? और पट्टा और कबूलियत, मतलब इसमें उत्तर आएगा शेरशाह सूरी, इसने रई सूची बनाई थी फसलों की एक सूची, और पट्टा और कबूलियत के द्वारा किसानों के दायित्व और वास्तविक अधिकारों को सबसे पहले शेरशाह सूरी ने परिभाषित किया था। हालांकि इसका अनुसरण आगे चलकर अकबर ने भी विस्तृत रूप से किया, लेकिन बात सबसे पहले की आई तो शेरशाह सूरी, डी ऑप्शन सही माना जाएगा। किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर और जजिया को समाप्त कर दिया? तो अकबर के द्वारा कर दिया गया था। तीर्थ यात्रा कर 1563 में किया था, जजिया 1564 में समाप्त कर दिया था अकबर ने, तो बी नंबर ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, आपको बताना था कि कौन सा कथन यह गलत है। तो इसमें लिखा है जागीर प्रथा वंशानुगत थी, जागीर प्रथा वंशानुगत कभी नहीं थी, तो डी नंबर ऑप्शन सही आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो मिलान करने वाला है, तो ये भी मैंने थोड़ा सा इसको खोजा है, तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न निश्चित रूप से डिलीट होगा, कोई मेल नहीं खाते हैं वर्ष। और आखिरी प्रश्न जो है वो है अकबर द्वारा राजस्व प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से नवाचार किए गए थे? तो इसमें देखिए उत्तर आ जाएगा जब्ती और दहसाला, 4 और 5, तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो विद्यार्थियों ये जो है सारा हिस्ट्री का जो पेपर है इसके एकदम सटीक जो है आंसर मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं। एक दो क्वेश्चन जो डाउट में है वो आप अच्छी तरह और भी रिसर्च कर सकते हैं और आप अपना आकलन कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इस वीडियो में दूसरी बात की थी कट ऑफ की, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है बहुत ही कम विद्यार्थी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6% विद्यार्थी ही जो है वो पास किए जाएंगे सेट एग्जाम में। तो जहां तक मेरा मानना है कि अगर इन 150 प्रश्नों में, क्योंकि इसके अलावा 50 प्रश्न जो है पहले पेपर में भी आए थे जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और रिसर्च से संबंधित क्वेश्चन भी थे, तो अगर अपन बात करें केवल हिस्ट्री से संबंधित तो यहाँ पर थोड़ा सा कहना गलत होगा, क्योंकि मेरिट जो है वो पहले पेपर और दूसरे पेपर दोनों को मिलाकर बढ़ेगी। लेकिन जिस विद्यार्थी ने हिस्ट्री में
की बात कर लेता हूँ। पेपर का जो स्तर है वो नेट की तुलना में बहुत ही सरल है। कईयों के दिमाग में मानसिक रूप से ये रहता है कि नेट और शेट का पेपर इक्विवेलेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2013 का जो पेपर आया था वो भी इसी तरह का था, जो एवरेज स्तर से थोड़ा सा ऊपर था। तो अगर यहाँ पर आपने 75 से प्लस क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो आप जैसा मान लीजिए आप टॉप मोस्ट लेवल में जा रहे हैं। 75% से अगर आपने ज्यादा कर दिया, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ये बात तय है, कोई विद्यार्थी छोड़ के नहीं आने वाला। तो 75% से अगर आपने हिस्ट्री में ज्यादा कर लिए हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी के हो, आपके लिए सबसे बेस्ट है 75 प्लस, एकदम सेफ स्कोर है। और फर्स्ट पेपर में यदि आपने 30% सही कर लिया 25 से 30 के बीच में, तो ये मानकर चलिए आपकी सेट क्लियर है। अगर आपकी हिस्ट्री में 75 सही है और फर्स्ट पेपर में 25 से 30 क्वेश्चनों के बीच में सही है, तो यकीनन आप सेट क्लियर कर चुके हैं। तो मैंने ये सारी जानकारी आपको दे दी है, सारे क्वेश्चनों का समाधान कर दिया है, और मेरे द्वारा जो पूरा आकलन किया गया उसके हिसाब से मैंने आपको प्रश्न भी बता दिए कि किसने प्रश्न अगर आपके सही हैं तो आप हिस्ट्री के पेपर में सेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथियों को अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।